नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल लर्न विद टॉपर्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मध्यकालीन भारत। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपके लिए एक मिडाइवल हिस्ट्री की एक श्रृंखला लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मध्यकालीन भारत की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहले कुछ प्रश्नों पर अगर मैं गौर फरमाता हूं तो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये एक प्रश्न एसएससी एग्जाम में पूछा गया है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो दोस्तों, जैसे ऑप्शन दे रखा है बाबा फरीद, उसके अलावा दे रखा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके अलावा मोइनुद्दीन चिश्ती और उसके अलावा नाम दे रखा है ख्वाजा बहाउद्दीन। तो दोस्तों देखिए, अजमेर की बात हम लोग कर रहे हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आपने जरूर से सुना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहां पर है। तो दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी जो है ना, मोहम्मद गौरी के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे और उन्होंने अपनी खानकाह कहां पर स्थापित की थी? अजमेर में स्थापित की थी। दोस्तों, एक और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं यहां पर इतिहास की, खासतौर पर मध्यकालीन भारत की, तो क्रम में अलग अलग जो वंश होते हैं उनकी बात की जाती है। तो जैसे ये यहाँ पर हमको एक प्रश्न नजर आ रहा है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या करना है, इसको कालक्रम के अनुसार इसे सेट करना है। तो दोस्तों, इसके हिसाब से यदि हम चलते हैं तो देखिएगा इसमें है ना, आपके हिसाब से आंसर क्या हो सकता है, आप एक बार बताइएगा। देखिए, मैं आपको जब तक एक छोटी सी बात बता देता हूं कि यहां पर है ना, जैसे अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं तो वो ट्रिक आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर एक लिखा है, एक बात क्या लिखी है मैंने लिखा है गुलकंद, है ना। तो आपको गुलकंद की बात ध्यान रखनी है, गुलकंद खाना है आपको, है ना। गुलकंद खाओ, क्या याद रखना है आपको? गुलकंद खाने की बात ध्यान रखनी, गुलकंद खाओ। और गुलकंद खाने के बाद में आपको ध्यान रखना तसली में, है ना। गुलकंद कैसे खाना है? तसल्ली में खाना है। तो बस ये जो मैंने लिखा है ना, ये सेंटेंस अगर आपके दिमाग में सेट हो गए तो हमको है ना मध्यकालीन भारत से संबंधित जो कुछ वंश हैं तो वो आपको याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, गुलकंद। तो देखिए, गुलकंद का मतलब यहां पर होता है गुलाम वंश। क्या होता है? गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में खाओ से आपको क्या याद रखना है? खाओ से आपको याद रख लेना है खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। उसके बाद में त से आपको क्या याद रख लेना है? त से आपको याद रख लेना है तुगलक वंश। फिर उसके बाद में स से आपको क्या याद रख लेना है? स से आपको याद रख लेना है सैयद वंश। फिर ले से आपको क्या याद रख लेना है? लोधी वंश। और उसके बाद में म से आपको क्या याद रख लेना है? मुगल वंश। तो ये जो क्रम है, ये क्रम आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न को अगर हल करने की कोशिश करें तो देखिएगा यहाँ पर है ना एक नाम लिखा हुआ है इल्बरी तुर्क। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात तो इल्बरी तुर्क जो है ना वो कहते किसको हैं? तो ध्यान रखना, गुलाम वंश को कहते हैं। तो अगर ये गुलाम वंश है तो है ना, अगर ये गुलाम वंश है तो उसके बाद में कौन सा वंश आएगा? खिलजी वंश। यानी कि पहले ऑप्शन में आएगा डी। उसके बाद में कौन सा ऑप्शन आएगा? उसके बाद में ऑप्शन में आएगा ई। उसके बाद में मैंने आपको कहा क्या आना चाहिए? तुगलक आना चाहिए। तो तुगलक के हिसाब से ऑप्शन क्या आना चाहिए? ए। फिर उसके बाद में है ना, उसके बाद में क्या आना चाहिए? लोधी। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से क्या आना चाहिए? उसके बाद में आना चाहिए आपका उसके बाद में लोधी, है ना। तो उसके बाद में क्या आना चाहिए आपका? बी। और उसके बाद में क्या आना चाहिए? उसके बाद में आना चाहिए सी। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देखिएगा, अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? ध्यान रखना, अलबरूनी है ना एक राइटर हुआ करता था जो किसके साथ में भारत आया था? तो ध्यान रखना है आपको, महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। आगे प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव रखने वाली जो लड़ाई थी, है ना, मुस्लिम सत्ता का जो फाउंडेशन रखने वाली लड़ाई थी वो कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध या पानीपत का दूसरा युद्ध। ध्यान रखिएगा, तराइन का दूसरा युद्ध जो कब हुआ था? 1192 में हुआ था दोस्तों। ये कब हुआ था? 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। उसके बाद से भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता जो है वो स्थापित हो जाती है धीरे धीरे। तो दोस्तों, अब ये जो प्रश्न हमने किए उससे हमें पता लगा कि परीक्षा में किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम एक एक बात की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो बात में ध्यान में रखने की बात है 712 ईस्वी की। और 712 ईस्वी के अंदर क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो है ना किसके साथ में, उसका सबसे पहली बार लड़ाई होती है किसके साथ में? दाहिर के साथ में। दाहिर कहां का शासक था? तो ध्यान रखना कि वो सिंध का शासक हुआ करता था। दोस्तों, सिंध एक प्रांत आता है वर्तमान में पाकिस्तान वाला जो इलाका है वहां पर। तो ये जो सिंध का राजा है, ऐसा माना जाता है कि एक बार मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ से कुछ जहाज जो है वो जा रहे थे और उसके बाद में
वो जो जहाज है वो सिंध के कुछ है ना समुद्री डाकुओं ने क्या कर लिया, उसको लूट लिया था। और उसके बाद में जब है ना यहाँ से एक शिकायत गई सिंध के राजा दाहिर के पास, दाहिर ने जब इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अटैक कर देता है सिंध प्रांत के ऊपर। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जजिया नाम का जो टैक्स है वो सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही शुरू किया गया था। जजिया नाम का टैक्स क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जजिया नाम का जो कर है ना दोस्तों, ये गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला एक टैक्स हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली बार ये जो टैक्स है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद दोस्तों एक और शासक की हम बात कर रहे हैं, महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी भी एक आक्रांता था जिसने भारत में 1000 से लेकर के 1027 यानी कि इन 27 वर्षों में कितनी बार, 17 बार, 17 टाइम्स दोस्तों इसने क्या किया था, भारत पर अटैक किया था। 1025 में इसने जो आक्रमण किया था ये इसका एक 16वां आक्रमण था, और ये जो 16th आक्रमण था किस पर किया था, इसने सोमनाथ टेम्पल पर किया था। दोस्तों सोमनाथ टेम्पल कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे कि सोमनाथ टेम्पल जो है ये गुजरात में आता है। तो गुजरात पर इसने अटैक किया था, है ना। और उस समय वहां का जो शासक था उसका नाम क्या था, भीम। जी हाँ दोस्तों, भीम फर्स्ट जो है वहां का शासक था, उसको हराया और हराने के बाद में वहां का खजाना भी लूट करके ले गया था। ऐसा माना जाता है कि ये वाला जो अटैक था वो बहुत ही भयंकर था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो गजनवी जो है उसके दरबार में कुछ स्कॉलर्स, कुछ विद्वान रहा करते थे, जिसमें पहला नाम आता है अल-बरूनी का, है ना दोस्तों। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि अल-बरूनी किसके दरबार में रहता था, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अल-बरूनी महमूद गजनवी के दरबार में रहा करता था। उसके बाद में नाम आता है किसका, फिरदौसी का, और उसके बाद में किसका नाम आता है, उतबी का नाम आता है दोस्तों, है ना। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि अल-बरूनी स्कॉलर हुआ करता था। ध्यान रखिएगा उसकी एक पुस्तक है, नाम है तहकीक ए हिंद, है ना दोस्तों। तो तहकीक ए हिंद नाम की पुस्तक जो है वो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। एक शाहनामा नाम की किताब है जो कि फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है, और उतबी नाम की जो उतबी जो है उसने कौन सी किताब लिखी है, तारीख ए यामिनी नाम की पुस्तक इसने लिखी है। तो तीनों किताबों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। क्या नाम ध्यान रखना है, तहकीक ए हिंद, उसके बाद में शाहनामा, और उसके बाद में क्या है, तारीख ए यामिनी। और ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जजिया नाम का टैक्स जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा शुरू किया गया था। एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे अल-बरूनी का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि अल-बरूनी जो है वो किसके समय में या किसके दरबार में रहा करता था, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए यहां पर ये शब्द है गज, है ना, और गज का मतलब क्या होता है, गज का मतलब होता है हाथी। गज का मतलब क्या होता है, हाथी। और ये क्या है, अल-बरूनी। आपने ऐसे याद कर लिया, आलू की बोरी। तो आलू की बोरी जो है ना वो भारत में आई तो किस पर रख करके लाई गई, हाथी पर रख करके लाई गई। और हाथी का मतलब क्या, हाथी का मतलब है यहाँ पर गज। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि गज पर यानी हाथी पर रख करके लाई गई थी आलू की बोरी, यानी अल-बरूनी का संबंध किससे है, तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पर गजनवी से है दोस्तों। उसके बाद में बात आती है मोहम्मद गौरी की। अगला है ना आक्रांता, नाम क्या है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी से रिलेटेड सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि इसका पहला आक्रमण कब, 1175 में हुआ। कहां पर हुआ था, मुल्तान में हुआ था, है ना दोस्तों। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं, आपको पता है मुल्तान का सुल्तान जो है वो किसे कहते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मुझे कि मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं दोस्तों। उसके बाद 1178 में इसने जो अटैक किया था वो है ना मूल राज जो है ना, मूल राज जो है उसको हरा दिया था गुजरात पर अटैक करके। और उसके बाद में 1191 में भयंकर युद्ध होता है जिसे हम तराइन का पहला युद्ध कहते हैं। इस तराइन के युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाते हैं, और पृथ्वीराज चौहान जो है वो किसको हरा देते हैं, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उन्हें क्या कर देता है, जाने देता है। और यहां पर जाने के बाद उसके बाद फिर अपनी कुछ सेना इकट्ठी करता है, और सेना इकट्ठी करने के बाद तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो उसके लिए तैयार हो जाता है, अपनी सेना लेकर के आता है, और तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो 1192 में होता है। उसके बाद यहां पर 1194 के अंदर चंदावर का एक बैटल हुआ, मोहम्मद गौरी इसमें क्या हो गया, जीत गया था, और हराया किसको था, जयचंद को हरा दिया था। तो दोस्तों ये जो तराइन का दूसरा युद्ध था ना, ये मुस्लिम सत्ता की नींव रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यहां पर सिद्ध होती है। अब दोस्तों यहां पर जो हारने का कारण था पृथ्वीराज चौहान का वो ये भी था कि जयचंद जो है ना, ऐसा माना जाता है कि जयचंद जो है उसने क्या किया था, साथ दिया था। किसका साथ दे दिया था, यहां पर मोहम्मद गौरी का साथ दिया। बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ में भी युद्ध कर दिया और उसको भी पराजित कर दिया था।
अब दोस्तों हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यदि बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों उसके बाद में अगर हम यहां पर पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का जो संबंध है विशेष तौर पर राजस्थान की कौन सी जगह से? राजस्थान के अजमेर से संबंधित है। उसके बाद में दोस्तों मोहम्मद गौरी जो है ना वो क्या करता है? मोहम्मद गौरी अपना एक गुलाम यहां पर छोड़ करके चला जाता है। और मोहम्मद गौरी जब अपना गुलाम यहां पर छोड़ करके चला जाता है जिसका नाम क्या था दोस्तों? जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना ये क्या करता है? एक नई डायनेस्टी, एक नए वंश की शुरुआत कर देता है। और इस वंश का नाम क्या था? इस डायनेस्टी का नाम क्या था दोस्तों? गुलाम वंश। और यहां से अब गुलाम वंश जो है भारत में आ जाता है। और गुलाम वंश भारत में आने के बाद में अब क्या हो रहा है दोस्तों? अब गुलाम वंश जो है भारत में स्थापित हो रहा है और उसके बाद में आगे है ना मुस्लिम सत्ता जो है वो भारत में शुरू हो जाती है। और उसमें सबसे पहले जो वंश आता है गुलाम, उसके बाद में आता है कौन सा? खिलजी, उसके बाद में आता है तुगलक, उसके बाद में आता है सैयद, उसके बाद में लोदी वंश और फिर उसके बाद में बाबर जो है वो मुगल वंश की शुरुआत कर देता है। इन सभी बातों पर हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। कंसेप्ट को समझाने की कोशिश हम करेंगे और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।